नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और मैं आपका संस्कृति पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके समक्ष हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस ने आरओ एआरओ के लिए वैकेंसी ला दी है, घोषणा कर दी गई है इसके एग्जाम की। अब हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम किसी परीक्षा को दें, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन कर लें। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा कि उस एग्ज़ाम का अप्रोच क्या है, वह आयोग जो है किस तरह के प्रश्न पूछ रही है, किस सेगमेंट से पूछ रही है। दूसरी बात यह है कि यह देखा गया है कि राज्य स्तरीय आयोग में कई बार जो है प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न हूबहू उठा करके दे दिए जाते हैं या फिर उस टॉपिक के इर्द गिर्द से प्रश्न रहता है। तो दोनों ही स्थिति में यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। यह तो हो गया मुद्दा। अब यहाँ समझिए कि हम क्या क्या आपके लिए ला रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं भारतीय राजतंत्र, यानी कि मोटे तौर पे कहें तो यहाँ पर पॉलिटी की हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। यह एपिसोड 1 होगा और प्री एग्जाम 2021 में जो प्रश्न पत्र हुआ था प्रीलिम्स में, उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आरओ एआरओ का जो एग्जाम होता है वह हर बार लगातार नहीं होता है। इससे पहले जो है 2021 में हुआ था, उसके पहले अगर पीछे देखें तो कब 2016 में हुआ था। तो इसीलिए इस बार जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वह प्री एग्जाम 2021 पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, भारतीय राजतंत्र, यानी कि आप मोटे तौर पर पॉलिटी समझे। ऐसे ही जैसे मैं भारतीय राजतंत्र की चर्चा करने आया हूं, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी है संस्कृति पीसीएस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरी तरह से यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर का डिस्कशन किया जाने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का बारी बारी से आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है, संस्कृति आईएएस जो है आरओ एआरओ के लिए फाउंडेशन कोर्स जारी की है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 स्तर होता है इस एग्जाम का, दोनों की पूरी पढ़ाई करा दी जाएगी आपको। यदि कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक घंटे की कक्षा होगी, प्रतिदिन 2 कक्षा रखा गया है। कोर्स की वैधता जब भी आप नामांकन लेंगे तो 1 वर्ष तक होगा और आप इसे असीमित बार देख भी सकते हैं। 15 टेस्ट भी लिए जाएंगे और यह टेस्ट जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला करके लिया जाएगा। इसके अलावा आपको जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करा दी जाएगी उसके लिए आपको पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फी मात्र 4,999 रखा गया है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि कब से यह कोर्स प्रारंभ हो रहा है तो 1 नवंबर 2023 से। जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिदिन 2 कक्षा होगी, तो सुविधा के अनुसार जिनको सुबह का समय सही लगे उनके लिए 8 बजे सुबह के से एक बैच होगा, और जिनको शाम का वक्त सही लगे उनके लिए 4 बजे शाम से एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के आप अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या क्या पूछा गया था 2021 में, जहां हम चर्चा कर रहे होंगे भारतीय राजतंत्र से। तो इस विषय से आयोग ने कुल 6 प्रश्न पूछा था, या इसके इर्द गिर्द की भी हम कभी कभी बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, मिसलेनियस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और वह कई सब्जेक्ट को टच करता हुआ रहता है। तो 6 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ से मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये 6 प्रश्न आपका तैयार बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, प्रश्न यहाँ समझ लीजिए किस आधार पे हमने लिखा है। सबसे पहले इंग्लिश में दिया गया है प्रश्न को, उसके बाद हिंदी में ही, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि विकल्प भी इसी आधार पर दिया गया है। क्योंकि आयोग के कई बार देखा गया है कि प्रश्न में हिंदी में कुछ त्रुटियां होती है, और आयोग स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कुछ त्रुटि हुआ तो इंग्लिश में जो प्रश्न दिया गया है उससे ही वैध माना जाएगा। इसीलिए जब भी आप एग्जाम दें, आपके लिए भी यह आवश्यक है कि इतनी मोटी तौर पर अंग्रेजी की जानकारी तो हम सभी को है। तो आप क्या करें, प्रश्न को हिंदी में अगर आप देते हैं तो हिंदी पढ़ने के अलावा आपको कहीं भी प्रश्न समझने में या उसका विकल्प समझने में दिक्कत हो तो तुरंत आप इंग्लिश भी समझ लें। तो यह तो हो गई बात की रूपरेखा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले प्रश्न को हम सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ 2-3 कीवर्ड है, मैं आपको बताता चलूंगा। आपको यदि चीजें समझ में आती है,
मेरे एक्सप्लेन करने से पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कुछ बातें कही जा रही है और क्या कहा जा रहा है, प्रस्तावना में संविधान की जो उद्देशिका है उसको लेकर के बातें की गई है और क्या कहा गया है, इसके सभी नागरिकों को ध्यान देना है, नागरिकों की चर्चा की गई है। पॉलिटी जैसे विषय में क्या हो जाता है, शब्द पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आप गलतियां कर बैठेंगे। तो सभी नागरिकों को कौन सा न्याय, यहाँ सिर्फ न्याय की बात की गई है, करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के आधार पर उसकी प्रस्तावना में नागरिकों को कौन से न्याय देने की बात की गई है। विकल्प आप देखेंगे तो 4 विकल्प दिया गया है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। तो भारत का संविधान कहता है, हम जब उद्देशिका पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं उद्देशिका की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। देखिए, ये भारत के संविधान का उद्देशिका है, प्रस्तावना है। पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया संविधान का, जिसे प्रस्तावना के तौर पर मान लिया गया और अभी तक केवल एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन होकर के कुछ बदला गया है और यह कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यह कब हुआ था, 1976 में। इसके साथ क्या कर दिया गया था कि 3 नए शब्द जोड़ दिए गए थे संविधान में, 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द कौन थे, यहाँ पर संविधान को अगर प्रस्तावना को देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, प्रश्न में नागरिकों से संबंधित बातें की गई थी कि इसके नागरिकों को किस तरह का न्याय दिया जाएगा, तो उस पर हम आएंगे। यहाँ पर नागरिकों को अब 3 शब्द जो मैंने कहा 1976 में जोड़ा गया था, उसके तहत यहाँ पर एक धर्म निरपेक्षता की बात की गई थी, हिंदी में इसे पंथ निरपेक्ष कहा गया है, ठीक है। तो एक बात तो हो गई कि पंथ निरपेक्ष, दूसरी बात समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था और इसके अलावा एक और शब्द यहाँ पर जोड़ा गया, वह अखंडता की बात करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब संविधान निर्माता जो थे उन्होंने समाजवाद या पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों नहीं जोड़े। देखिए, भारत के संविधान को यदि आप देखेंगे तो उसकी मूल भावना में ही कहा गया है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष छुपा हुआ है, इसीलिए यह जरूरत महसूस नहीं किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन 3 शब्दों को जोड़ दिया गया स्पष्ट रूप से। एक मामला क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार आयोग जो है वही प्रश्न रिपीट ना करे, उससे संबंधित कुछ और प्रश्न कर दे, तो हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब इतनी बात तो हो गई। प्रश्न में पूछा क्या गया था कि न्याय की बात की गई थी, नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है। देखिए, यहां पर जब न्याय की बात करेंगे, यहां दिखाया गया है न्याय, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, क्या कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस 3 तरह के न्याय देने की बात की गई है कि सामाजिक आधार पर आपको न्याय दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक आधार पर न्याय दिया जाएगा। तो प्रस्तावना में 3 ही आधार बताया गया है न्याय प्रदान करने के। इसके अलावा यहां पर देखिए, प्रस्तावना में 5 और शब्द दिए गए हैं, वह स्वतंत्रता की बातें करता है। कैसे, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बातें भी संविधान के प्रस्तावना के तहत दिया गया है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे समता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने की बात की गई है। यदि कुछ यहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे तो यह फंडामेंटल राइट से जाकर के संबंधित आपको नजर आएगा, जो कि संविधान के भाग 3 में जाकर के जुड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा न्याय को लेकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय नागरिकों को दिया गया है। प्रश्न में देखिए, सामाजिक और धार्मिक यहाँ लिख दिया गया, इसीलिए यह विकल्प जो है गलत हो जाएगा, धार्मिक नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक शब्द का जिक्र कहीं भी प्रस्तावना में नहीं किया गया है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, यहाँ पर सांस्कृतिक है, यह भी गलत होगा। यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस 3 तरह के न्याय देने की बात उद्देशिका में की गई है, इसीलिए इसका डी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। मेरे नज़र में यह प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न का आप सही से अभ्यास कर लें और यदि मान लीजिए उद्देशिका से प्रश्न पूछा गया है तो उद्देशिका को और भी अच्छे तरीके से इसके फैक्ट को तैयार कर लें, क्योंकि आपको आरओ एआरओ के एग्जाम में फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, यानी कि मेमोरी बेस्ड प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद की चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद
किसके लिए? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कीवर्ड समझ में आ गया? भारतीय संविधान का रेफरेंस दिया गया है, उसके किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी यदि बनाना है तो संसद जो है किसके लिए? राज्य सूची के लिए। ध्यान देना है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 3 तरह की सूची बताई गई है, क्या क्या? तो एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इससे आप अवगत हैं, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब आप जानते हैं कि संघ सूची का जो विषय होता है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची का जो विषय होता है इस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर यहां पर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाती है। यह पूरा मुद्दा रखा गया है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि संसद यानी कि केंद्र की बात की गई है और कानून किस पर? तो राज्य सूची पे। हमने क्या कहा कि राज्य सूची पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, लेकिन यहां तो पूछा गया है कि राज्य सूची पर संसद यानी कि केंद्र कानून बनाती है, केंद्र संघ वाले सूची पर कानून बनाती है। यही ट्विस्ट है यहां पर। इसीलिए यहां पर दे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, मान लीजिए यदि इजराइल का समझौता होगा और वो तो भारत के साथ होगा, वह बिहार राज्य के साथ नहीं होता होगा। इसलिए भारत की जब बात की जाएगी तो केंद्र सरकार को वहाँ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वह किसी न किसी स्टेट को लेकर के मान लीजिए समझौता होता हो कि उत्तर प्रदेश के किसी जगह पर प्लांट लगाने की जरूरत है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए फिर केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। यह बात यहाँ पर की गई है। किस अनुच्छेद के तहत यहाँ क्या गया है? तो यहाँ पर इसका डी विकल्प आपके लिए सही होगा, आर्टिकल 253। अनुच्छेद 253 के तहत यह कहा गया है संविधान में कि केंद्र सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के माध्यम से राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अन्यथा ध्यान रखना है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार जो है वह राज्य सरकार का है। संघ सूची के विषय पर संसद यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। इसके कुछ और बातों को देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि उसके संबंध में कुछ भी प्रश्न आए तो हमसे छूट ना जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनुच्छेद 253 के अंतर्गत इस विषय पर कानून बनाया जा सकता है, और यह दिया क्यों गया है संविधान के द्वारा केंद्र को अधिकार? ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और अपनी प्रतिबद्धता जो है उसका सही से निर्वहन कर सके। विकल्प में कुछ और अनुच्छेद दिया गया था, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 249 आपसे पूछा गया था, तो 249 पे जब कानून बनता है तो राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति दी गई है, यानी कि राष्ट्र हित का यहां पर ध्यान दिया गया है। प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने की बात की गई थी। यहां पर अनुच्छेद 250 जब देखेंगे तो राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति की चर्चा की गई है, इमरजेंसी का ध्यान देना है, ठीक है। अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो 250 के तहत जो है उस राज्य सूची पर केंद्र को यह अधिकार मिल जाएगा कि संसद के माध्यम से वह कानून बनाए। अनुच्छेद 252 भी दिया गया था, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जब उनकी सहमति हो जाती है, उन दोनों राज्यों की सहमति हो जाती है, वह केंद्र सरकार को कहती है कि आप मेरे लिए कानून बना दीजिए। इस स्थिति में उनके सहमति के बाद केंद्र को शक्ति मिल जाती है कि वह कानून बनाता है राज्य सूची के विषय पर। अनुच्छेद 252 के तहत मान लीजिए 2 राज्यों के बीच जल विवाद हो गया है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद चल रहा है। अब उस जल विवाद में दोनों राज्य की आपसी सहमति हो जाती है और दोनों राज्य जो है केंद्र के पास पहुंच जाती है कि आप हमारे लिए जो भी कानून बना देंगे हम मान लेंगे, ठीक है। उस स्थिति में अनुच्छेद 252 का प्रयोग करते हुए संसद जो है उन दोनों राज्यों की सहमति प्राप्त करते हुए उनके लिए कानून बनाती है। इसमें 2 राज्य भी हो सकते हैं, 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, तमिलनाडु भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, केरल भी आ जाए, पुडुचेरी आ जाए, तो 2 या 2 से अधिक राज्य, लेकिन जितने भी राज्य होंगे उनकी आपसी सहमति होनी चाहिए, तभी अनुच्छेद 252 का प्रयोग करते हुए केंद्र या संसद जो है वह वहां पर कानून बनाते हुए राज्य सूची पर नजर आएगी। तो ये 2 प्रश्न हो गया, इसलिए इसका जो जवाब है वह डी हो गया था। आर्टिकल 253 की चर्चा यहां पर की गई थी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने की चर्चा की गई। अब यहां पर प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यहां पर निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? अब यह पूरी तरह से एक तरह से मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था।
राज्य स्तरीय आयोग की जो परीक्षाएं होती है उसमें आपको याददाश्त आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यह चेक किया जाता है कि आप कितने बेहतर तरीके से किसी चीज को याद रख पाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन से हैं जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में वो राष्ट्रपति बने हों, इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर 4 नाम दिया गया है: फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। आपको ध्यान देना है कि ये चारों नाम जो हैं भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प डी के साथ हम जाएंगे क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, यह पहले लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित हुए। नीलम संजीव रेड्डी जो है 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। एक बार जो है 1967 से 1969 के बीच, यह समय जो था वह चौथी लोकसभा का समय था, है ना। तो 1967 से 69 के बीच जो है यह एक बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उस वक्त इन्होंने फिर इससे त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद 1977 में एक बार, दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे और इस वक्त जब इन्होंने त्यागपत्र दिया था तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे या नामांकन करना चाहते थे, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। तो उस वक्त जो है इन्होंने फिर इस पद से, लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बात और जान लीजिए, यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए हैं अभी तक और एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी कि इनके खिलाफ जो है सामने खड़े जो भी व्यक्ति होते हैं, जैसे एक पक्ष में विपक्ष में, तो कोई विपक्ष था ही नहीं, जितने भी पार्टी थे आम सहमति से इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। तो यह फैक्ट भी एक इनसे संबंधित है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी प्रथम बार त्यागपत्र और दूसरी बार 1977 में भारत के राष्ट्रपति ये निर्वाचित होते हैं। तो यह भी बात हो गई। चलिए अब चौथे प्रश्न के तरफ चलते हैं। राज्य विधानमंडल, यहाँ पर ध्यान देना है, राज्य विधानमंडल पहला कीवर्ड हो गया। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, यानी कि जिसको गणपूर्ति हम कहते हैं, तो कोरम क्या है और उसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, हम उसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखते हैं। पहला कहता है सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। जब भी आप किसी प्रश्न को समाधान करें प्रीलिम्स के प्रश्न का, तो कीवर्ड को सबसे पहले पहचान लें कि बहुत सारी बातें लिखी गई होगी लेकिन हमारे काम की क्या बातें हैं। तो सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा कहा गया है। कुल सदस्यता का ध्यान रखना है, जो भी कम हो जाए, एक विकल्प यह है। दूसरा कहा गया है सदन की कुल सदस्यता का आधा, ठीक है, 50% माना गया है। सी कहता है सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 1/4 कहा गया है। और डी कहता है, यहां पर देखेंगे 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो यहां पर संसदीय प्रणाली, तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था वो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल की यदि बैठक होनी है तो उस बैठक को आयोजित करने के लिए कितने का कोरम होना, गणपूर्ति होना आवश्यक है। यानी कि कितने मेंबर हों कम से कम कि वहां जो सभा की कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाए, और उससे कम हो जाए तो कार्रवाई आगे ना बढ़ाया जाए, उसे स्थगित कर दिया जाए। ये बातें कही गई है। डी विकल्प इसमें सही है। डी विकल्प क्यों सही है कि गणपूर्ति की जब बात की जाती है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बैठक आयोजित करने को लेकर के, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, इस दोनों में जो भी अधिक होगा उसके हिसाब से ही यहाँ सभा की कार्रवाई, बैठक जो है वह आयोजित की जाएगी। राज्य विधानमंडल को लेकर के ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। और यह कहाँ बताया गया है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, अनुच्छेद 189(3) के अंतर्गत ये बातें संविधान कहता है। आर्टिकल 189 और उसका क्लॉज है 3, इसके तहत यह बातें की गई है। इसको थोड़ा विस्तार से भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोरम की जो पहली चीजें मैंने बता दी। फिर कहा गया है कि यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो, यानी कि गणपूर्ति उतना पूरा नहीं होता है, तो जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे यानी कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दें या तब तक सदन की कार्रवाई ना शुरू करें जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक सदन नहीं चलेगा।
संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 112 तक राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। और राज्य विधानमंडल के बारे में क्या बताया गया है, उसके गठन की प्रक्रिया, कार्यकाल क्या होगा, अधिकारियों का क्या कामकाज होता है, विशेषाधिकार क्या होता है, शक्तियां क्या होता है, ये सब बातें बताई गई है। तो इस सभी चीज़ों के अलावा आपके लिए ये फैक्ट जो है यह बहुत ज़रूरी है। छठा भाग भी याद रखना है और अनुच्छेद 168 से 212 की बातें भी आपको याद रखनी है। तो यह प्रश्न, इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि आप ऐसा ना हो कि परेशान होते चले, बहुत सारी चीज़ें नोट करते चलें। आपको जो ज़रूरी की चीज़ें लगे उसे नोट जरूर कीजिए, लेकिन यह पीडीएफ जो है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यह पीडीएफ जो है आपको वहीं पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे आपकी जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वह आसान हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और पांचवें प्रश्न को लेकर के कुछ विशेष बातें हैं जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। यहाँ देखिए, कहा गया है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को लेकर के बातें की गई है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। यहां ध्यान देना है, कई बार हम तेजी से पढ़ते हैं और सम्मिलित की गई, यहां पर नहीं, पुछल्ले शब्द पर जरूर ध्यान देना है प्रश्न के। यहां पर ईयर दिया गया है 1993, भाषा को लेकर के बात की गई है और 8वीं अनुसूची में। आप जानते हैं कि भारत के 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को रखा गया है और फिलहाल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं जो है इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से 22 भाषाएं, ध्यान देना है। यहाँ पर 1993 में पूछा गया है। अब इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1993 में इस 4 में से कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं था, लेकिन आयोग ने, उत्तर प्रदेश आयोग ने इसका बी विकल्प माना था उस समय। ठीक है, वह 1993 का रेफरेंस लेते हुए संथाली को वह भाषा मान रही थी जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। हालांकि इसमें यह ध्यान देने की बात है कि उस वक्त जो है मैथिली भी शामिल नहीं थी, बोडो भी शामिल नहीं थी, डोगरी भी शामिल नहीं था। लेकिन आयोग के मन में यह आया कि प्रश्न का जवाब यह होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से दोनों ही बातें आपको बता दिया हूं। होता क्या है कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, और इस संशोधन के साथ कुछ भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में लाया गया था, जिसमें से मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये चारों ही भाषाएं थी 8वीं अनुसूची के तहत लाया गया था। तो वहां से फिर ये जाके लिंक हो जाएगा। लेकिन आयोग ने इसका जवाब बी माना था, तो दोनों ही स्थिति में आप इस चीज को मान के चलिए। कई बार राज्य स्तरीय आयोग में इस तरह की व्यवहारिक समस्याएं हो जाती है। आयोग जो है फिर अपने तरफ से उसका स्पष्टीकरण भी जारी करती है। कई बार प्रश्न को हटा लिया जाता है, उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न में इस तरह की व्यवहारिक समस्याएं थी। दूसरी बात, लेकिन यह प्रश्न जो हमें समझाता है वह कि आप जो है पुछल्ले शब्द पे जरूर ध्यान दीजिए। यह प्रश्न हमें यह सिखा करके यहां से जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यह पॉइंट आपको बता चुका हूं, इसलिए इस पॉइंट को आप तैयार रखिए। और यहां पर 22 भाषाएं अभी हैं, जैसा कि पहले कह चुका हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उत्तर बी माना था, यानी कि संथाली को माना था। चलिए अब आज के इस लेक्चर का एपिसोड 1 का छठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न होगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए, यह जो है आपको नजर आएगा कि पूरी तरह से ये एक विविध टॉपिक है। मिसलेनियस टॉपिक कई बार होता है ना, जो कई सब्जेक्ट को टच करता रहता है। तो ये पॉलिटी के साथ साथ आपको थोड़ा सा आईआर की तरफ ले चलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन की बात आपको थोड़ा सा यह समझाता हुआ नजर आएगा। इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्षेत्र है दक्षिण एशियाई क्षेत्र, यानी कि साउथ एशिया रीजन की बात यहां पर की गई है। और 6 सूत्री प्रस्ताव आया था, पूछा गया कि जो 6 सूत्री प्रस्ताव आया था वह भारत के किस प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को लाया था? 4 नाम दिए गए हैं, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। देखिए यहां पर नरेंद्र मोदी
अभी यहाँ पर हैं प्रधानमंत्री के रूप में, अभी इनका कार्यकाल चल रहा है और आप जानते हैं कि 6 सूत्री प्रस्ताव अभी कुछ भी नहीं आया है दक्षिण एशियाई को लेकर के, तो एक विकल्प तो आपका वैसे ही खत्म हो गया है। इस प्रश्न को समझने से पहले मैं आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्र समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो है किसी रूप से कोई आधिकारिक रूप से कोई महाद्वीप या महादेश जो कह सकते हैं यह नहीं है, एक सांकेतिक रूप से इसे कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण एशिया का जो हिस्सा हो जाता है, हिमालय के दक्षिण वाला हिस्सा के रूप में इसे जाना गया। इसमें भारत की अगर आप अवस्थिति देखेंगे तो भारतीय महाद्वीप भी इसे कहा गया। इसमें भारत एक बड़े भाई के भूमिका में आपको नजर आएगा। सबसे बड़ा इसमें राष्ट्र भी क्षेत्रफल के आधार पर नजर आएगा और जनसंख्या के आधार पर भी नजर आएगा। तो भारत तो एक इसका हिस्सा हो ही गया। इसके अलावा अफगानिस्तान इसका हिस्सा होगा, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा होगा, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल भी हिस्सा होगा, भूटान, बांग्लादेश भी इसके तहत आएगा, श्रीलंका भी और मालदीव भी। तो इतने सारे देश जो हैं यह दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भारत के इस तरफ से अगर आप देखेंगे पूरब के तरफ, यहाँ पर आसियान देश हैं। आसियान देशों की संख्या कितनी है? 10। इसे भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जब बात की गई 6 प्रस्ताव की बात की गई थी, 6 सूत्री प्रस्ताव की बात, तो यह 6 सूत्री प्रस्ताव जो है कहीं न कहीं इस आसियान देशों को मद्देनजर रखते हुए लाया गया था। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि इसका जो सही जवाब है वह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव लाया था। यह पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। यहाँ समझने की कुछ बातें थी वह मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ समझ लीजिए इससे पहले क्या होता है। 1992 की थोड़ी सी कहानी आपको समझा देता हूँ। 1992 में पीवी नरसिंहा राव हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले आसियान कंट्री की तरफ अप्रोच किया था और उन्होंने एक पॉलिसी लाया जिसका नाम दिया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि पूरब की ओर देखो। और पूरब की ओर देखने का मतलब आसियान के ये 10 देश थे, इनके साथ हम संबंध बेहतर बनाना चाहते थे। संबंध किन क्षेत्रों में? तो सांस्कृतिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक क्षेत्रों में, कॉमर्स को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, क्षमता निर्माण को लेकर के, क्योंकि यहाँ जो है भारत को संभावनाएं अपार दिख रहा है। और नॉर्थ ईस्ट का जो ये हमारा 7 सिस्टर्स है और इंक्लूडिंग सिक्किम को ले लीजिए तो इसका ये प्रवेश द्वार भी हो जाता है। तो यह एरिया यदि भारत ध्यान देता है तो हमारा यह क्षेत्र जो है यहाँ के 6-7 राज्य, यहाँ के 7 राज्य और प्लस सिक्किम, यह भी एरिया हमारा मजबूत होगा। इसको लेकर के पीवी नरसिंहा राव 1992 में आसियान कंट्री को ध्यान देते हुए लुक ईस्ट नीति लाए थे। उसके अलावा अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने क्या किया, इस लुक ईस्ट नीति को क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ पूरब की ओर देखे ही ना, बल्कि पूरब की ओर बढ़े और सक्रिय रूप से आगे बढ़े। भारत जो है अपनी भूमिका वहां पर बढ़ाए, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो एक टर्म दिया जाता है, तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी भारत यहाँ निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार में ये चीजें की गई है। तो ये बातें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले ध्यान देना है कि कितने देश हैं। जो फैक्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री उस वक्त थे, यह मैं बता ही चुका हूँ और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें कर दी गई है एक्सप्लेन। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप पीवी नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री थे, लुक ईस्ट नीति लाया था। उसके बाद ही 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार देश भारत बना था, यानी कि डायलॉग पार्टनर के रूप में भारत शामिल हुआ था। उसके बाद वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भी इसे भागीदारी मिल गया था। ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पीसीएस का एग्जाम है, इसीलिए कुछ बातें जो है मैंने एनालिसिस किया है, वह बात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का जवाब क्या था? डी। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए, दूसरे प्रश्न का जवाब क्या था? डी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका जवाब भी क्या था? डी। विकल्प के बारे में बता रहा हूं। चौथे प्रश्न का जवाब क्या था? डी। यानी कि उस वर्ष 2021 का जो एग्जाम हुआ था ROARO का, उसमें पॉलिटी का जो प्रश्न पूछा गया, तो शुरुआत के जो 4 प्रश्न थे उसका जवाब डी ही था। एक ही विकल्प जो है वही 4 प्रश्न का था। इसके अलावा अगर आप 5वां का देखेंगे तो इसका जवाब बी था। हालांकि इस प्रश्न को लेकर के थोड़ा सा विवाद था, लेकिन इसका जवाब बी आया था। आयोग ने यही माना था कम से कम। उसके बाद जो है 6ठा देखेंगे तो इसका जवाब भी बी आया था। अब आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी है,
यानी कि प्रथम 4 प्रश्नों का जवाब आपको डी कहा गया और आखिरी के 2 प्रश्न जो हैं उसका जवाब बी कहा गया। यानी कि आयोग में यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, मैं तुक्का लगाना नहीं कहूँगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जवाब किस तरफ जा रहा है। कई बार ये ट्रिक जो है आप वनडे एग्जाम के लिए, राज्य स्तरीय आयोग के लिए भी काम करता है। तो स्मार्ट वर्क करना इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतनी ही बातें रखते हैं। आज का 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो प्रश्न पत्र है राज्य व्यवस्था से संबंधित, हमने उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब लेक्चर 2 में इससे पिछले ईयर का जो प्रश्न पत्र आएगा प्रीलिम्स का, उस पर हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि संस्कृति IAS के इस PCS चैनल पे RO ARO के संबंधित में आपको जितने भी विषय हैं, जैसे इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आपको डिस्कस कराया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। यह PDF आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस लेक्चर में मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।